तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और साथ ही साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बढ़िया समझ आता है न्यूमेरिकल के साथ। अब देखो, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जो मोमेंटम होता है ना, देखो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है। तो हम इस चैप्टर में लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसी के ऊपर डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो, अगर कोई भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स, जैसे अगर ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। मतलब इसका नहीं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। कभी भी सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। डन। अगर ये चल रहा है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स इन द सेंस जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह होता है। अब हमें पता है कि दुनिया में हर जगह फ्रिक्शन हर जगह होता है, स्पेस को छोड़ के। डन। मुझे नहीं पता स्पेस में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे अर्थ में तो हर जगह फ्रिक्शन होता ही है। तो देखो यार कि वो एक्सटर्नल फोर्स कितना ज्यादा है वो भी मैटर करता है, लेकिन हम जो इसके डेफिनेशन है, डेफिनेशन में लिखने वाले हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हर जगह कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा होता है। डन। लेकिन हम डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इन ए सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक सिस्टम में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। डन है, मतलब वो ना ही लॉस होता है ना ही क्रिएट होता है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ए वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है तब। इसका मतलब होता है आपका जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना सिस्टम का, मोमेंटम को पी से लिखते हैं, तो पी इनिशियल मोमेंटम किसका, सिस्टम का, किसके बराबर होता है आपका, पी फाइनल, जो फाइनल मोमेंटम बनेगा किसका, सिस्टम का। डन। तो ये होता है वो फॉर्मूला। अब देखो, ज्यादा बातचीत ना करते हुए न्यूमेरिकल करवाते, अभी समझ आ जाएगा। अब देखो, अच्छा एक और चीज, जो भी पबजी वगैरह खेलते हो ना, पता है ना रिकॉइल वेलोसिटी। तो जब हम लोग पबजी में कोई गन को चलाता है ना, तो क्या होता है, वो गन ऐसे धीरे धीरे एक गेम खास करके जब चलाते तो ऐसे धीरे धीरे ऊपर आ जाता है ना। होता क्या है असल में, वो जो गन होता है ना वो कंटिन्यूअस हमें हिट कर रहा होता है। डन है। अगर हम इसको इस तरह टाइट से नहीं पकड़ेंगे तो कंटिन्यूअस हिट कर रहा होता है, और जब वो हिट करता है तो एक वेलोसिटी से हिट करता है। डन है। तो उसी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से गन हमारे कंधे को हिट करता है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। डन। तो रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, द वेलोसिटी एट विच गन हिट्स आवर शोल्डर। डन। हिट्स, अगर इन द केस एक राइफल चला रहे हो तो आपका शोल्डर को हिट करेगा, और पिस्टल चला रहे हो तो आपके हाथ को हिट करने वाला है। तो उसी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से वो हिट करता है आपका गन आपके हाथ को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। या फिर जो वेलोसिटी से आपका असॉल्ट राइफल आपके कंधे को हिट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखते हैं। डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अब देखो, जो गन पाउडर होता है ना वो सिस्टम के अंदर होता है, मतलब वो सिस्टम के अंदर से फोर्स लग रहा होता है। यानी हम लोग जब भी इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो हम मानेंगे, क्योंकि मानने वाले हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन एनी वो लग रहा होता है, बट वो नेग्लिजिबल, हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं तो भाई कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा फिजिक्स में। तो फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन ऑफ मास 5 kg if a bullet of 25 ग्राम acquired a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। तो इसको जरा समझो, मैं केसेस बना रहा हूँ। इनिशियली हमारे पास एक गन है। डन। ये हमारे पास एक गन है, एक गन के अंदर बड़ा सा एक बुलेट है, और ये बुलेट यहाँ से निकलने वाला होगा। ये है इनिशियल कंडीशन। उसके बाद क्या होता होगा, जब मैं इसमें से जब इसको फायर कर देता हूँ, जब इस गन को फायर कर देता हूँ ना, तो बुलेट क्या होगा, गन से बाहर निकल आएगा। ये हुआ कंडीशन। अब देखो, मैं मानता हूं कि जो गन का मास है ना, जो गन का मास है वो कैपिटल एम है, जो बुलेट का मास है वो स्मॉल एम है। यहाँ पे भी गन का मास को कैपिटल एम और जो बुलेट का मास है वो स्मॉल एम है। ये बातें मैं समझ आया। अब देखो, यहाँ पे बोला है आपका गन का मास कितना है, 5 kg है। आपका बुलेट का मास कितना है, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0.025 kg। हाँ या ना। डन है। और सिमिलरली यहाँ पे भी गन का मास तो वही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी होगा 0.025 kg। थोड़ा बहुत गन पाउडर जलेगा तो उसमें नेग्लिजिबल मासेस का चेंज आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे कितना वेलोसिटी मिला तुम्हारे बुलेट को, बुलेट को मिल गया वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना। गन को कितना वेलोसिटी मिलेगा वो हमें निकालना है, तो v1 मान लेते हैं गन का फाइनल वेलोसिटी है। डन। और v2 मानते हैं कि
बुलेट का फाइनल वेलोसिटी एनी हाउ दिया है 500, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तो तुम्हें इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब देखो इनिशियल केस में गन भी क्या था, गन में भी कोई वेलोसिटी नहीं था, ना ही बुलेट चल रहा था, तो मतलब क्या इनिशियल केस में अगर मैं गन का वेलोसिटी लिखूं u1 तो वो भी 0 था, बुलेट का वेलोसिटी u1 वो भी कितना था, अच्छा u2 कितना था, 0 था। अभी अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करें, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व मानूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज व्हाट m u1, ठीक है, अपना गन का मास इंटू उसका वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इंटू बुलेट का वेलोसिटी, किसके बराबर होगा तुम्हारा, फाइनल मोमेंटम के बराबर है। यही तो कहता है ना फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल सिस्टम में इतना मोमेंटम था m1 u1 m2, मतलब वही कैपिटल M u1 स्मॉल m u2। फाइनल मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे, कैपिटल M v1 गन का कुछ मोमेंटम होगा प्लस स्मॉल m v2, मतलब इस बुलेट का भी कुछ मोमेंटम। डन। अब देखो अगर तुम यहाँ पे देखो मास कितना है यहाँ पे 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 0, ये हो गया, प्लस बुलेट का मास कितना है 0.025, वेलोसिटी कितना है बुलेट का इनिशियली 0 सिस्टम में, तो इनिशियली क्या था मोमेंटम 0 था सिस्टम में, मतलब कुछ चीज मूव नहीं कर रहा था यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M दैट इज योर 5 kg, साथ में वेलोसिटी क्या है इसका नहीं पता हमें, गन कितने वेलोसिटी में मूव करेगा और वही होता है रिकॉइल वेलोसिटी, प्लस इसका मास कितना है बुलेट का 0.025 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है 500, बुलेट का वेलोसिटी 500। ये तो समझ आ गया हमें। तो ए साइड में कितना कहलाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5v1 प्लस, मैं एक बार जाके फोन लेके आता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो फोन आ चुका है, तो अभी कैलकुलेट करते हैं। अब देखो तो यहाँ पे 5v1 हो गया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.025 इंटू 500, तो कितना आ रहा है मेरे पे यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 12.5। अगर मैं इसको उस तरफ भेज दूँ इक्वल टू के, तो क्या मेरा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा 5v1, इसको मैंने उस तरफ भेज दिया दैट इज -12.5, तो यहाँ से अगर मैं v1 निकालूँ तो कितना आ जाएगा -12.5 अपॉन 5, करके देखते फटाफट। तो 12.5 अपॉन 5 कितना आ रहा है मेरे पे, दैट इज -2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जो गन होगा ना, गन मेरे कंधे को, गन मेरे शोल्डर को या फिर हाथ को, जिसमें मतलब जो भी चीज मैंने पकड़ के रखा है, कितने वेलोसिटी से हिट करेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव क्यों बताता है, इसका मतलब है अगर आपका बुलेट का वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो आपको रिकॉइल कहाँ पे फील होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमारे कंधे में या फिर हाथ में होगा। तो ये होता है आपका मोमेंटम का क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब दूसरा केस हो सकता है, समझो एनी हाउ उसको मैं बुलेट के साथ नहीं करवाऊंगा। अब सीन कुछ ऐसा है, दो मासेस चल रहे थे इकट्ठे, जैसे मान लो मैंने एक गन से एक बुलेट को फायर किया, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा, यहाँ पे एक वुडन बॉक्स है। अभी क्या हो गया, अपना जो है बुलेट है ये जाके वुडन बॉक्स के अंदर घुस गया। घुसने के बाद क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना लिया होगा और दोनों सिस्टम एक साथ मूव करेंगे। एक केस हो सकता है। अब देखो इसी तरह मैंने एक सिमिलर केस यहाँ पे लिया है। देखो जरा, ए बॉय ऑफ 50 kg मास, मतलब एक लड़का है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका, पहले ड्राइंग बना लेंगे। एक लड़का है, लड़के का वेट कितना है 50 kg है, इज रनिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ही जम्प्स ओवर ए स्टेशनरी कार्ट, तो यहाँ पे कुछ उसके पास एक बेयरिंग गाड़ी टाइप का है, डन, उसके ऊपर, लेकिन वो क्या है स्टेशनरी है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा इनिशियली, इस बेयरिंग गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, डन। अगर मैं इसको अगर u1 मान लूँ तो इसका u2 कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इसका मास कितना है 2 kg है, डन। वाइल रनिंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर जंपिंग, तो जंप करने के बाद कार्ट का वेलोसिटी क्या होगा, जैसे ही वो इसके ऊपर जंप करेगा इस कार्ट के ऊपर, तो जो लड़का होगा और जो कार्ट होगा एक साथ मूव करने वाला है। मतलब क्या है, इन दोनों का वेलोसिटी कितना कहलाएगा, v कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसका टोटल मास कितना हो गया होगा सिस्टम का? अभी देखो लड़का तो इसी के ऊपर है ना, तो अब ये पूरा सिस्टम इकट्ठा हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया था बुलेट लकड़ी के अंदर घुस गया, वैसा ही सीन हो गया ना। तो ये होगा 50 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, मतलब टुगेदर एक सिस्टम बन चुका है। अब अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहते हैं हमारा इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम, दैट इज इनिशियल क्या होगा इसका मास। अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं m1 मानूं, इसको अगर मैं m2 मानूं, डन, तो ये भी क्या होगा मास वही रहेगा m1 m2। फाइनली वो लोग किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? दोनों एक ही वेलोसिटी v से मूव करने वाले हैं, डन है। तो अगर मैं लिखूं इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम कितना है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज m1 u1 लड़के का मास इंटू उसका वेलोसिटी प्लस कार्ट का मास इंटू कार्ट का वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये किसके बराबर रहेगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल मोमेंटम में क्या हो रहा है, लड़का भी क्या v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज m1 v प्लस कार्ट भी क्या कर रहा है वही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हैं ना इस बार, दैट इज m2 v। आया समझ में? कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब अगर मैं यहां लिखना चाहूं m1 u1, m1 कितना है 50, u1 कितना है इनिशियली लड़का 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, प्लस m2 कितना है मेरे पे यहाँ पे, m2 2 kg का है, उसका वेलोसिटी कितना है इनिशियली स्टेशनरी था, दैट इज 0 इजिकल टू, यहाँ पे अगर मैं v को कॉमन ले लूं तो मेरे पे क्या है टोटल एज ए सिंगल सिस्टम दिखाएगा ना, जो मैंने आपको पहले ही बताया था एक सिंगल सिस्टम बन चुका होगा, दैट इज इसका मास प्लस इसका मास, दैट इज m1 प्लस m2 बचेगा। m1 कितना है 50, m2 कितना है तुम्हारा 2 kg। ये बातें क्लियर है? अब यहाँ पे तो ये वाला टर्म पूरा 0, अब 50 इंटू 2 ये तो 100 होता है, और यहाँ पे v तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, तो यहाँ से मैं अगर v निकालूंगा तो 100/52 आएगा, डन। तो इसको कर लेते फटाफट, तो 100/52 कितना आ रहा है मेरे पे यहाँ पे 1.92 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली लड़का और एक कार्ट कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, 1.92 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव करने वाला है। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे आप निकाल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो आपको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना होगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह पूछता है। अगर आपसे पूछेगा फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछता है मास वगैरह दे के, डन। अगर आपको क्वांटिटी में मास दिया है और वेलोसिटी दिया है और फिर पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो मैंने 2 एग्जाम्पल मुझे मिला था, मैंने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिया। तो यही आपके एनसीईआरटी में, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया था, तो मैंने इसी को पिकअप करके करवाया। तो आई बिलीव आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।